बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि शक्ति और सत्ता हमेशा योग्य व्यक्ति के हाथ में ही दी जानी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति से शक्ति का, सत्ता का नशा नहीं संभलता है। अगर अयोग्य व्यक्ति के हाथ में सत्ता आए तो ऐसे में वह व्यक्ति न केवल अपने पद का अपमान करता है बल्कि साधारण जनमानस को भी त्रास देता है। हाल फिलहाल में ही आपने पूजा खेड़कर नाम की एक IAS ऑफिसर के बारे में सुना होगा, जिन्होंने कि अपने पद का दुरुपयोग करते हुए लोगों को धमकी दी। साथ ही साथ उन्होंने अपनी निजी ऑडी कार पर लाल बत्ती भी लगाई। उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहा, अपने पद का दुरुपयोग किया। जब उनकी वीडियोस वायरल हुई तब प्रशासन ने उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनका ट्रांसफ़र कर दिया और फिलहाल उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई जांच चल रही है। आज के इस वीडियो में हम पूजा खेड़कर की जन्म कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं। विश्लेषण करेंगे कि उनकी जन्म कुंडली में ऐसे कौन से राजयोग हैं जिन्होंने कि उनको एक IAS ऑफिसर बनाया, और ऐसे कौन से दुर्योग हैं जिन योगों के चलते वे अपने पद की गरिमा को बनाकर नहीं रख पाई। ऐसे कौन से दुर्योग हैं जिन्होंने कि उनको इतना दंभ दिया कि वे सामान्य लोगों को धमकियां देने लगी, वे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने लगी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पूजा खेड़कर का जन्म 16 जनवरी 1990 को हुआ है। भृगुनंदी नाड़ी ज्योतिष के नियम अनुसार जब हम 16 जनवरी 1990 की ग्रह स्थिति को जीव लगन के आधार पर देखते हैं तब यहाँ पर मकर लगन उदय होता है। सबसे पहले बात करते हैं कि इस जन्म कुंडली में ऐसे कौन से योग हैं जो कि उनको गवर्नमेंट जॉब दिलाते हैं और उनको IAS जैसे लेवल पर पहुंचाते हैं। नाड़ी ज्योतिष के नियम अनुसार किसी भी व्यक्ति के प्रोफेशन को देखने के लिए आपको 10th हाउस, 10th लॉर्ड और शनि पर आने वाले प्रभाव देखने होंगे। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को सरकारी सेवा का, राज्य का कारक माना गया है। आप देखेंगे जिस भी जातक की जन्म कुंडली में सूर्य बलि होता है वह दशम भाव से, दशमेश से वह शनि से संबंध बनाता है, तो ऐसे जातक को सरकारी सेवा का अवसर प्राप्त होता है, गवर्नमेंट जॉब प्राप्त होती है। जब तक किसी जातक की जन्म कुंडली में सूर्य का दशम भाव, दशमेश अथवा शनि से संबंध नहीं बनेगा तब तक किसी जातक को ना तो गवर्नमेंट जॉब प्राप्त होगी, ना ही किसी प्रकार का पॉलिटिकल स्टेटस प्राप्त होगा। अगर किसी व्यक्ति को अपने प्रोफेशन में किसी भी तरह से गवर्नमेंट के थ्रू इनकम आती है तो आप देखेंगे उस व्यक्ति की जन्म कुंडली में सूर्य का दशम भाव, दशमेश अथवा शनि से संबंध अवश्य मिलेगा। जीव लगन के आधार पर जब हम इस जन्म कुंडली को देखते हैं तो शुक्र से दशम भाव के स्वामी स्वयं शुक्र है और शुक्र यहाँ पर सूर्य के साथ में युति में है। तो यहाँ पर शुक्र और सूर्य की युति अर्थात दशमेश के ऊपर सूर्य का प्रभाव है, अर्थात दशम भाव पर, दशमेश पर सूर्य का प्रभाव दिखाता है कि आपका कर्म किसी तरह से सरकार से जुड़ सकता है। साथ ही साथ आप देखेंगे कर्म कारक ग्रह शनि यहाँ पर द्वादश भाव में बैठे हैं और शनि यहाँ पर 23 डिग्री के बैठे हैं। शनि यहाँ पर 23 डिग्री के हैं, सूर्य यहाँ पर 1 डिग्री के हैं। सामान्य रूप से कहें तो यहाँ पर शनि अस्त हैं। नाड़ी ज्योतिष कहती है कि जब भी किसी जातक की जन्म कुंडली में शनि अस्त होता है तो ऐसे जातक को किसी न किसी प्रकार से अपने जीवन में राज के लाभ होता ही होता है, क्योंकि शनि के ऊपर सूर्य का प्रभाव भी किसी व्यक्ति को राज के लाभ प्रदान करता है। तो यहाँ पर शनि के ऊपर सूर्य का यह प्रभाव, शनि और सूर्य के बीच में मात्र 8 डिग्री का यह डिफरेंस यह सुनिश्चित करता है कि इस जातिका को अपने जीवन में किसी न किसी प्रकार से किसी सरकारी विभाग से लाभ होगा ही होगा। यह जातिका गवर्नमेंट जॉब करेगी। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि गवर्नमेंट जॉब तो ठीक है, किंतु एक चपरासी की जॉब भी गवर्नमेंट जॉब होती है और एक IAS ऑफिसर की जॉब भी गवर्नमेंट जॉब होती है। तब यहाँ पर दोनों के पद में बहुत बड़ा डिफरेंस है, दोनों के पास जो पावर है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो ऐसे में जन्म कुंडली से कैसे जाने कि किसी व्यक्ति का पद क्या हो सकता है? तो देखिएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब के लिए आपकी जन्म कुंडली में दशम भाव व शनि का बलि होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा दशम भाव बलि होगा, जितने शुभ प्रभाव आपके दशम भाव दशमेश के ऊपर होंगे, जितने शुभ प्रभाव आपके शनि के ऊपर होंगे, उतना ही आपका पद बड़ा होगा। अगर हम इस जन्म कुंडली में देखें तो दशम भाव पर गुरु की पंचम दृष्टि है, वह शनि पर भी गुरु की सप्तम दृष्टि है। नाड़ी ज्योतिष स्पष्ट रूप से कहती है कि गुरु को ईश्वर का वरदान माना गया है।
जन्म कुंडली के जिस भी भाव में गुरु की दृष्टि आती है, जिस भी ग्रह पर गुरु की दृष्टि आती है, उस भाव और उस ग्रह के बल में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि गुरु की दृष्टि वृद्धि करती है। अब यहां पर दसम भाव व शनि दोनों ही गुरु की दृष्टि से ब्लेस हो रहे हैं, तो इसलिए कहा जा सकता है कि इस जातिका का जो भी प्रोफेशन होगा, जिस भी पद पे जाएगी, वह बहुत ही उच्च लेवल का होगा। साथ ही साथ आप देखेंगे इस जन्म कुंडली में बुध व गुरु का राशि परिवर्तन है। बुध व गुरु का राशि परिवर्तन होने से गुरु शनि के ऊपर अपना पूर्ण प्रभाव दे रहा है, पहले सप्तम दृष्टि से और फिर उसके बाद इस परिवर्तन से, जिस कारण के शनि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। शनि गुरु की राशि में बैठा है, गुरु से दृष्टि पा रहा है और राशि परिवर्तन से गुरु का प्रभाव ले रहा है। तो ऐसे में शनि की यह बढ़ती हुई स्ट्रेंथ यह दिखाती है कि इस जातिका को अपने कर्म में बहुत ही उच्च पद प्राप्त होने वाला है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि गुरु यहां पर वक्री है। गुरु वक्री होकर इस जन्म कुंडली के पंचम भाव पर प्रभाव देते हैं। पंचम भाव पर जब गुरु प्रभाव देते हैं तब वह इस कुंडली के दशमेश शुक्र व सूर्य इन दोनों पर अपनी एक आंशिक दृष्टि दे देते हैं। सूर्य के ऊपर, शुक्र के ऊपर यह आंशिक दृष्टि शुक्र व सूर्य को भी बलि कर देती है। साथ ही साथ आप देखेंगे शुक्र भी यहां पर वक्री है। शुक्र भी यहां पर वक्री होकर द्वादश भाव का आंशिक प्रभाव ले लेते हैं, जिस कारण की शुक्र के ऊपर गुरु की सप्तम दृष्टि भी आंशिक रूप से आती है। तो कुल मिलाकर देखें तो दशमेश शुक्र के ऊपर, सूर्य के ऊपर गुरु पूरी तरह से अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, पूरी तरह से यह कुंडली को कंट्रोल कर रहे हैं, जिस कारण की यह पूरी कुंडली गुरु के आशीर्वाद से, ईश्वर के आशीर्वाद से, ब्लेसिंग से बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती है और इनको उच्च पद की प्राप्ति होती है। अब बात आती है कि उच्च पद तो प्राप्त हो गया, किंतु ऐसे क्या दुर्योग हैं कि गुरु की यह ब्लेसिंग्स भी उन दुर्योगों का प्रभाव समाप्त नहीं कर सकी, जिन दुर्योगों ने इनको दंभ दिया, जिन दुर्योगों ने इनको कुबुद्धि दी, जिसके चलते आज ये सरकारी कार्रवाई को, विभागीय कार्रवाई को झेल रही हैं। तो आप देखेंगे इस जन्म कुंडली में एक बहुत ही विशेष युति है, जिसको कि ज्योतिष शास्त्र में ग्रहण योग भी बोला जाता है। यहाँ पर सूर्य और राहु युति में बैठे हैं। सूर्य को जहाँ राज की शक्तियों का कारक माना गया है, वहीं राहु को बुराइयों का कारक माना गया है। आप देखेंगे जब भी किसी जातक अथवा जातिका की जन्म कुंडली में सूर्य और राहु युति से संबंध बनाते हैं और वह जातक अगर गवर्नमेंट जॉब में है, तो ऐसे जातक अपने जीवन में कोई ना कोई कार्य ऐसा करते हैं जिसकी वजह से वह सस्पेंड हो सकते हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर कोई ना कोई विभागीय कार्रवाई बैठ सकती है। जिस भी सरकारी अधिकारी के सूर्य के ऊपर राहु का प्रभाव आता है, ऐसा सरकारी अधिकारी अपने जीवन में कभी भी ईमानदारी से देश की सेवा ही नहीं कर पाता, अपने पद की गरिमा को कभी वह सुरक्षित रख ही नहीं पाता। आप देखेंगे दो तरह के सरकारी अधिकारी होते हैं। एक सरकारी अधिकारी जो कि अपने पद की गरिमा के लिए कुछ भी कर गुजरने को राजी होते हैं, और दूसरे जो कि अपने पद की कोई गरिमा का मान नहीं रखते। पैसा कमाना, पावर का नशा देखना उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य होता है। तो दोनों में एकमात्र अंतर यह होता है कि जिनकी जन्म कुंडली में सूर्य और राहु का योग होता है, वे अपने पद की गरिमा को संभाल कर नहीं रख पाते, और जिनकी जन्म कुंडली में सूर्य और केतु का योग होता है, वे अपने पद की गरिमा के लिए आजीवन समर्पित रहते हैं, अपने पद के लिए समर्पित रहते हैं। उनके लिए पैसा सेकेंडरी होता है, पावर सेकेंडरी होता है, उनके लिए प्राइमरी होता है तो केवल अपने पद का सम्मान। तो यहाँ पर सूर्य और राहु की यह युति दिखाती है कि यह अपने पद की गरिमा का कभी मान ही नहीं कर पाएंगे, और इस युति संबंध की वजह से ही इनको इतना दंभ प्राप्त हुआ और इनको विभागीय कार्रवाई से जूझना पड़ रहा है। एक और चर्चा है कि इन्होंने विकलांग कोटे में इस जॉब को हासिल किया है। तो ऐसे में प्रश्न आता है कि क्या
वास्तव में ये विकलांग है, क्योंकि इनकी जन्म कुंडली से ये दिखना चाहिए कि क्या इनके पास कोई शारीरिक अक्षमता है। तो देखिएगा इनकी जन्म कुंडली में शनि और जीव कारक ग्रह शुक्र दोनों ही किसी न किसी तरह से पाप प्रभाव में है, क्योंकि शनि यहां पर पाप कर्तरी योग में बैठा है, क्योंकि द्वितीय भाव में मंगल है और शनि से द्वितीय भाव में राहु है। वह जीव कारक ग्रह शुक्र भी यहां पर पाप कर्तरी में बैठा है। तो ऐसे में इतना तो हो सकता है कि ये शारीरिक रूप से थोड़ा सा किसी प्रकार के पीड़ा में हो, कोई इनकी शारीरिक प्रॉब्लम हो सकती है, किंतु यहां पर कोई भी इतना बड़ा योग नहीं देखता कि यह पूरी तरह से इस तरह से अक्षम हो कि इनको विकलांगता का सर्टिफिकेट मिले। हो सकता है जैसे कि बहुत सारे लोगों के साथ हो जाता है कि पैर में कोई कज रह गया, किसी की आंख में कोई माइनर सी प्रॉब्लम हुई, किसी के हाथ में कोई माइनर सी प्रॉब्लम हुई, 10% 20% की विकलांगता इनके साथ होने की संभावना है, क्योंकि शनि और शुक्र यहाँ पर पाप कर्तरी में है। किंतु 40% 50% तक की विकलांगता इनकी जन्म कुंडली में नहीं दिखती है, क्योंकि इन सभी ग्रहों पर गुरु का प्रभाव है। हालांकि चंद्र अगर आप देखेंगे तो चंद्र यहाँ पर केमुद्रम में है। चंद्र का केमुद्रम में होना यह दिखाता है कि इनको एक बड़े डिप्रेशन से अपनी लाइफ में गुजरना पड़ेगा, जो कि अगर देखें तो फिलहाल भी ये गुजर ही रही होंगी। और चंद्र के ऊपर जिस प्रकार से राहु का प्रभाव आया है, सूर्य के ऊपर राहु का प्रभाव आया है, यह स्थितियां दिखाती हैं कि इनको किसी तरह का नेत्र विकार होने की संभावना है या फिर कोई माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम होने की संभावना है। किंतु पूर्ण रूप से उस तरह की विकलांगता यहाँ पर जन्म कुंडली से दृष्टिगोचर नहीं होती, जिससे कि इनको उसका एक बड़ा लाभ मिल सके। अब हालांकि इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई बिठा दी गई है, तो क्या डिसीजन आता है यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल का गोचर जो चल रहा है वो इनके लिए निश्चित तौर पर अगले 2.5-3 वर्ष बहुत ही पीड़ादायक रहने वाले हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे इस जन्म कुंडली में मंगल, जो कि प्रशासनिक शक्तियों का कारक है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर देता है, वो जीव लगन से लाभ भाव में बैठा है। तो वह भी यहाँ पर इंडिकेट करता है कि इनको शक्ति संपन्न बनाएगा, पावर देगा। अब अगर अगले 2.5 वर्ष इनके ऊपर जो विभागीय कार्रवाई बैठी है ये उससे किसी तरह से निकल जाती हैं, तो भविष्य में ये निश्चित तौर पर अपनी जॉब को आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। हालांकि हमारे देश में किसी IAS ऑफिसर को सस्पेंड करना या उसको उसके पद से हटाना बहुत ही ईजी प्रक्रिया नहीं है। हालांकि हमारे देश में एक IAS IPS ऑफिसर की नियुक्ति के लिए बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और इंटरव्यू रखे गए हैं। इंटरव्यू के पैनल में हम जैसा कि देखते हैं सुनते हैं बहुत ही अनुभवी लोग होते हैं, किंतु फिर भी जब इस तरह के लोग इस तरह के पद पर आते हैं तो लोगों के मन में प्रश्न आता है कि क्या यहाँ पर भी कुछ धांधलेबाजी चल रही है। क्योंकि जब से ये नीट का घोटाला सबके सामने आया है उसके बाद से किसी भी बड़े विभागीय इंटरव्यू एग्ज़ाम पर लोगों का भरोसा नहीं रहा है। और हम कई बार देखते भी हैं कि बहुत सारे लोग देखने में अयोग्य प्रतीत होते हैं, उनकी बातों को सुने, उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखें, उनके कॉन्फिडेंस को देखें तो अयोग्य प्रतीत होते हैं, किंतु फिर भी वे सिलेक्ट होते हैं। तो अब भगवान जाने कि क्या सिस्टम वहाँ चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। क्योंकि अगर हाल फिलहाल में देखें तो नाम नहीं लूँगा मैं, जैसे कि नॉर्मली देखते हैं कि एक लड़की पहले IPS बनी फिर IAS बनी, अगर उसकी बॉडी लैंग्वेज देखें, उसका वे ऑफ टॉकिंग देखें, उसका कॉन्फिडेंस देखें तो कहीं से लगता है नहीं कि वो एक IAS ऑफिसर होगी। अब हालांकि पैनल में बहुत अनुभवी लोग बैठते हैं तो वे क्या देखकर डिसाइड करते हैं वो जाने। अब देखें तो ऐसे ऐसे लोग IRS ऑफिसर बनकर निकलते हैं जिनका कम्युनिकेशन स्किल ज़ीरो है। आप देखेंगे अरविंद केजरीवाल जी अभी पीछे जब जेल थे तब उनकी वाइफ सुनीता ने कमान संभाली। वो लेडी मंच पर खड़े होकर एक भाषण देने की एबिलिटी नहीं रखती। बहुत सारे बड़े नेता हम उस तरह के देखते हैं क्योंकि बिना लिखा भाषण नहीं पढ़ सकते। तो ऐसे में प्रश्न तो आता है कि क्या देखकर इनका सिलेक्शन किया जाता है, क्योंकि जब तक किसी व्यक्ति के पास एक अच्छा कम्युनिकेशन नहीं है, एक अच्छा कॉन्फिडेंस नहीं है,
तब तक वो व्यक्ति किसी जिले को, किसी राज्य को कैसे संभाल सकता है। अब किस आधार पर ये सिलेक्शन होता है ये तो वे उच्च अधिकारी ही जान सकते हैं। अब यहाँ पर मैं किसी का नाम नहीं ले सकता क्योंकि जैसे इंटरव्यूज़ देखते हैं कि इसका सिलेक्शन हुआ, अब किसी का नाम मैं यहाँ नहीं ले सकता क्योंकि भाई इन लोगों के पास इतनी पावर होती है, कब किसके विरुद्ध क्या एक्शन कर दे, कहाँ बैठकर कर दे, ये किसी को नहीं पता होता। अब जैसे इन पूजा खेड़कर जी को देख लीजिएगा, तो इसलिए डरना पड़ता है भाई इतने पावरफुल लोगों से। अब हालांकि इन लोगों ने कुछ धांधलेबाजी करके भी पद प्राप्त किया हो, तब भी ये कह सकते हैं कि इनके पास बहुत ही हाई लेवल की पावर है, क्योंकि इस लेवल पर धांधलेबाजी करना, घोटालेबाजी करना, यह भी किसी के लिए सक्षम नहीं होता। तो ठीक है, हम तो भारत सरकार से यह अनुरोध करेंगे कि जिस भी व्यक्ति को प्रशासनिक शक्तियाँ प्रदान की जाएँ, जिस भी व्यक्ति को उच्च पद प्रदान किया जाए, उस व्यक्ति की योग्यता को परखने के मापदंड बहुत ही स्ट्रांग होने चाहिए और इन बड़े लेवल पर किसी भी तरह की घोटालेबाजी की कोई संभावना नहीं होनी चाहिए। किसी भी सोर्स से ऐसी जॉब नहीं मिलनी चाहिए, किसी भी प्रकार का पक्षपात यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ताकि देश और देश की जनता किसी भी प्रकार की पीड़ा में ना आए।